FM लाइफलाइन। FM लाइफलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, 13 फरवरी को यानी कल इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया। इसी संबंध में आज FM लाइफलाइन का हमारा विषय है एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग। आज इस कार्यक्रम में हम मिर्गी रोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM लाइफलाइन कार्यक्रम में। थैंक यू रमेश जी, शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी है यहाँ आके। एपिलेप्सी मेरा स्पेशल फील्ड है 20 साल से ज्यादा से, और एपिलेप्सी की जानकारी काफी जरूरी है, तो आपका ये प्रोग्राम उसमें काफी मददगार होगा। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप हमें यही बताएं कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग क्या है। एपिलेप्सी या जिसको मिर्गी बोलते हैं एक ब्रेन की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन जिनको बोलते हैं, वो ब्रेन हमारा एक तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह चलता है। इट लाइक कंप्यूटर जिसमें सारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं। ये जो है थोड़ी एबनॉर्मली हाई इम्पल्सेस आने लग जाती हैं काफी सारे न्यूरॉन से। उसके साथ से एक तरह का स्पार्क समझ लो होता है। उसके कारण जो हमारे जो शरीर में चेंजेस आती हैं, जिसमें झटके भी लगते हैं और कई तरह की चेंजेस आती हैं। तो बार बार अगर दौरे पड़ते हैं उसको हम एपिलेप्सी बोल देते हैं, मिर्गी बोलते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरह से आप लोग करते हैं? एपिलेप्सी का मेन इलाज जो है इसके 2-3 पार्ट हैं। एक तो डायग्नोसिस बनाना। जैसे कि हम जानते हैं कि एपिलेप्सी बेहोशी की एक काफी कॉमन इसका सिम्टम है, लेकिन बेहोशी कई वजह से आती है। सो हमारे पास जो क्लिनिक में आते हैं मरीज बेहोशी के कारण, उसमें एपिलेप्सी हमेशा नहीं होती। तो पहले तो देखने कोई कार्डियक, कोई हार्ट के कारण, कोई हार्ट बीट आगे पीछे कारण बेहोशी तो नहीं है, या कई बार एकदम से फेंटिंग जिसको बोलते हैं, मूर्छित होना स्कूल में बच्चों में बड़ा कॉमन है, वो भी एक्सक्लूड करना होता है, और बाकी सारी चीजें एक्सक्लूड करनी है। तो उसमें हम टेस्टिंग करते हैं, मेनली EEG, MRI, ये दो और भी कुछ टेस्ट जहां जहां जरूरी है, ब्लड टेस्ट। उस पर डायग्नोसिस बनाना सबसे पहला काम है। कई बार मुश्किल तो होता है। मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए एपिलेप्सी स्पेशलिटी करने में, जब से हमने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है। तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन विद एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं कह रहा था कि उसके पास जाना चाहिए जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस चीज का। क्योंकि एपिलेप्सी के मिमिक्स जिसको हम बोलते हैं ना, जो एपिलेप्सी की तरह लगते हैं मिर्गी की तरह लेकिन होते नहीं, वो भी बहुत चीजें होती हैं। हार्ट बीट कम होने से ब्रेन को कम पहुंचा ब्लड, तो उसमें बेहोश हो सकता है। कई बार झटके भी लग सकते हैं। कई बार मन में तनाव बढ़ जाता है, उससे भी लोग बेहोश दिखते हैं, वो भी होते हैं। तो काफी कारण होते हैं जो मिर्गी को मिमिक कर सकते हैं। इसलिए बेटर है हमें फिर ऑब्वियसली हिस्ट्री स्टोरी लेके सारी उसको सारा कुछ इकट्ठा करके, तो काफी हद तक बन जाता है कि किस टाइप के झटके लगे, कहाँ झटके लगे, क्या क्या था, उससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। एक बार एपिलेप्सी का डायग्नोसिस बन गया तो उसका जो मेन इलाज है वो एंटी सीजर मेडिकेशन या जो दवाइयां होती हैं वो है। कुछ मरीजों में जिनमें कंट्रोल नहीं होते, उनमें कुछ में सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अब अवेलेबल है। हर एक के लिए नहीं है, पर दैट इज अ पॉसिबिलिटी। जी डॉक्टर साहब, जब किसी मरीज को मिर्गी का दौरा आता है तो कैसे पता चलता है कि ये मिर्गी का दौरा ही है, किसी और वजह से नहीं है? देखिए, जैसे मैंने बोला, पक्का पता तो टेस्टिंग के बाद ही चलता है। तो जो मरीज अपने दिमाग में जो सोच सकते हैं, जो कॉमन जिसको हम जानते हैं सारे के, बेहोश होके गिर जाना, शरीर में झटके लगना, जीभ दांत में आ जाना, कई बार यूरिन पास हो जाना, तकरीबन आधा मिनट से 1.5 मिनट ऐसे कुछ चलता है दौरा। तो ये सारी चीजें जो है मिर्गी के दौरे की तरफ बताती हैं। लेकिन जो पक्का डायग्नोसिस है वो मेडिकल टेस्टिंग के बाद ही होता है, जो मरीज कर सकते हैं घर पे। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमें एडिशनल बेनिफिट मिला है इससे कि वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब वो भूल जाते हैं क्या हुआ था, उस टाइम आके पूरा बता नहीं पाते, तो अगर कोई घर का मेंबर उसको रिकॉर्डिंग कर ले और हमें दिखा दे, उससे हमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि परिवार का कोई मेंबर है वो रिकॉर्डिंग कर ले स्मार्टफोन के थ्रू, तो आपको बता सकते हैं कि दरअसल मरीज को हुआ क्या था, सिम्टम्स क्या थे। बिल्कुल, खुद भी बता सकते हैं और वो दिखा भी सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था एडिशनल कि ये एक तरह का दौरा है। दौरे बहुत तरह के होते हैं। कुछ दौरे में सिर्फ आदमी अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, कई में गिरता भी नहीं है, सिर्फ डिस्कनेक्ट हो जाता है, कई में आंखें सिर्फ चमकती हैं। सो इजी नहीं है। हमारे लिए जो मिर्गी है एक तरह की नहीं है, जो काम करते हैं बहुत तरह की है। इसलिए हमारा
काम है अच्छी तरह सिम्टम नोट करें और अपने जो रेलेवेंट डॉक्टर को जाके बताएं, उससे डायग्नोसिस बने। जी, तो कितने प्रकार की होती है ये मिर्गी? उसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, गिनने लगे तो 5-10 उससे भी आगे निकल जाती है। मेन जो होती है जिसमें कि चोट वगैरह लगने का है, वो मैंने जो बताया झटके वाली है। मेनली हम इसमें 2 तरह की मानते हैं, एक जनरलाइज बोलते हैं जिसको एक फोकल बोलते हैं, जिसे हम कैटेगराइज करते हैं। उनकी आगे सब कैटेगरीज हैं जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो मेडिकल लैंग्वेज है, बट मोटा मोटा कहें तो सारे ब्रेन को जो इन्वॉल्व कर लेती है, जिसमें कि पूरी बेहोशी और वो सारे आती है, उसको हम जनरलाइज एपिलेप्सी बोलते हैं। जो एक फोकस से आती है और लिमिटेड रहती है एक जगह पे, उसको फोकल बोल देते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है तो मरीज की सहायता किस तरह की जा सकती है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले? ये बड़ा जरूरी सवाल पूछा आपने, क्योंकि इसके बारे में कई पुरानी धारणाएं चलती हैं। जैसे कि पहले मैं ये बताऊंगा जो नहीं करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करने वाला बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे जूती सुंघाना, चप्पल सुंघाना, या मुंह में पानी डालना, और या चम्मच लेके उसको खोलने की कोशिश करना, जब इसमें जबाड़ा कई बार टाइट हो जाता है, खोलने की कोशिश करना, ये सारी चीजें इसका फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो सकता है। हम दांत टूट सकता है, पीछे फंस सकता है, पानी डालेंगे तो फेफड़े में जा सकता है। करना ये है कि अगर मरीज को बड़ा दौरा पड़ रहा है तो उसमें उसको ऑब्जर्व करना है। कोई बहुत नुकीली चीजें पड़ी हैं, जैसे चोट लगेगी, उसको झटका लगता है ना, तो उसको थोड़ा सा हम परे कर सकते हैं। टाइट कपड़े है तो ढीले कर दो। अगर बहुत ज्यादा झाग आ रही है, अगर आराम से हो सके सॉफ्टली, तो थोड़ा साइड पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्व करना है। अगर यूजली जैसे मैंने बताया, जो बड़े वाला दौरा होता है 1-1.5 मिनट तक चलता है, 2 मिनट से ऊपर होए तो फिर हमें उसमें इमरजेंसी या तो डॉक्टर को बुलाना है या इमरजेंसी लेके जाना। अगर लगातार 2 मिनट दौरा चल रहा है, खासकर 5 मिनट तक अगर पहुंच जाता है, तो 2 मिनट पे सोचना शुरू कर देना कि उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो सकती है, और 5 मिनट के बाद अगर नहीं रुका तो पक्का ही पक्का उसको। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि कई लोगों का जो दौरा है वो अपने आप रुक जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा लंबा खिंच जाता है। तो ऐसे हालात में आपने बताया कि तुरंत आप हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो डॉक्टर साहब, मिर्गी रोग के कारण क्या होते हैं? किस कारण से होता है मिर्गी रोग? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैंने बताया जनरलाइज्ड है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे ब्रेन की जो मैंने बताया न्यूरॉन्स हैं, सेल हैं, जब हमारी बनावट बन रहा होता है शरीर, तो उसमें कई बार चैनल्स होती हैं, कनेक्शन कुछ इधर उधर हो गया, तो उससे एक तरह की वो जो स्पार्किंग समझ लो, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो वो हो सकती है। तो उसको हम कहते हैं कि जैसे प्राइमरी दौरा है, जिसको कि दिख नहीं रहा कोई एमआरआई में, लेकिन हो रहा है, उसमें जो भी कारण है, चैनल में इश्यू है, तो वो एक कारण होते हैं। बाकी कोई सेकेंडरी कारण, सेकेंडरी मतलब जो एक चीज उसकी वजह से उसमें चोट आती है, दिमाग की चोट, जो भी ब्रेन को डैमेज करेगा। कोई इन्फेक्शन, वो हो सकता है। स्ट्रोक जिसको बोलते हैं ना, एकदम से नाड़ी रुक जाती है, वो भी करेगा, उसके कारण भी दौरा पड़ सकता है। ट्यूमर ब्रेन का, उसके कारण भी पड़ सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, जिसको हम वो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस एक इन्फेक्शन बोलते हैं, टेपवर्म इन्फेक्शन, वो ब्रेन में चले जाता है अनहाइजीनिक खाना खाने से, जो साफ नहीं होता। वो एक बड़ा कॉमन कारण है, और भी कई कारण। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या किसी तरह का फैमिली कनेक्शन भी होता है? माँ बाप को हुआ तो बच्चे को भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जो फैमिली कनेक्शन है बड़ा माइनर, बहुत कम परसेंटेज में होता है। थैंकफुली ज्यादातर जो है ये एक जनरेशन में रह जाती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि एक फैमिली में आगे जा सकती है। तो जैसे हमने पहले बात की कि समाज में बहुत सी गलत धारणाएं हैं कि मिर्गी का रोग जो है वो छुआछूत का रोग है। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, और ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग डरते हैं कि मिर्गी के मरीज के साथ रहेंगे तो शायद हमें कुछ हो जाए। मेनली ये होता है कि मिर्गी एक जैसे बाकी बीमारी है, वैसी बीमारी है, वैसा ही इलाज होता है दवाइयों का। कई बार जो लंबी बीमारियां हैं, जिनसे शुगर, ब्लड प्रेशर सारी उम्र खाना पड़ता है, मिर्गी का इलाज कई बार छोटा होता है उससे, लेकिन क्योंकि ड्रामेटिक है, लोग डरते हैं। तो ये छुआछूत की बिल्कुल बीमारी नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी को टच करने से नहीं हो सकती। जी, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी रोग हो जाता है तो जो दवाइयां होती हैं वो कितनी देर तक चलती हैं उसकी? वो डिपेंड करता है किस टाइप के मिर्गी है, काफी कुछ उस पर भी डिपेंड करता है कि मरीज की लाइफस्टाइल क्या है, काम क्या है। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में एक और धारणा है। मेरे पास, मैं तो जैसे मिर्गी इतनी देखता हूँ, लोगों के दिमाग में है कि 3 साल का कोर्स है। तो कई बार क्या होता है कि वो 3 साल के बाद अपने आप बंद करके आ जाते हैं और दौरा पड़ जाता है। तो ये मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये फिक्स्ड नहीं है।
हाँ, जो एक ग्रुप होता है मिर्गी का जिसमें के कोई स्पेसिफिक वो लंबा टाइम की मिर्गी नहीं निकली और जैसे मैंने बता दिया कोई चोट लगी, कुछ भी कारण सेकेंडरी हो गई, तो अगर 2 से 3 साल तक दौरा नहीं पड़ा तो हम डिस्कस करते हैं कि आप में कम कर सकते हैं दवाई। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ तरह की मिर्गी हैं जिसमें सालों साल दवाई चलती है, डेकेड्स भी चल सकती है, 10-20 साल, और कुछ में थोड़ी सी शायद कम भी हो। कई बार एक दौरा पड़ जाता है अस्पताल में, कोई जैसे किसी का कोई सोडियम अप डाउन हो गया, उसमें हम लंबी दवाई देते नहीं है, कुछ हफ्तों के बाद भी रोक सकते हैं। तो ये डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी है, अपने आप नहीं सोचना कि हर एक के लिए एक ही जूते का साइज नहीं चलेगा, ये कहना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दवाई बीच में छोड़ देते हैं, उनके लिए कितना गंभीर हो सकता है रोग? देखिए, दवाई बंद करना डॉक्टर की सलाह से और अपने आप छोड़ने में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब हम दवाई बंद करते हैं, हम उसको धीरे धीरे हफ्तों महीनों में जाके दवाई बंद करते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज एकदम से दवाई छोड़ता है तो उसको बड़े दौरे या लंबे दौरे पड़ने का भी रिस्क है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ मिनट के लिए रुका ही नहीं, तो जब नहीं रुकता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, वो थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। उसको फिर पूरा एडमिट करके उसका लंबा इलाज होता है और उसमें थोड़ा खतरा भी होता है। तो ये एक खतरा हो सकता है, अगर हम बीच में अपने आप बंद करेंगे, गिर के चोट लग सकती है, दौरे पड़ सकते हैं और स्टेटस एपिलेप्टिकस भी हो सकता है। सो अपने आप दवाई नहीं बंद करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके पूरे टाइम पे खा के फिर बंद करना चाहिए। जी, किसी मरीज की दवाई मिस हो जाती है तो उसका भी बुरा इफेक्ट पड़ता है? उस टाइम पड़ सकता है, क्योंकि जैसे बताया ना, सुबह शाम जैसे दवाई खानी है, इन दवाइयों लेट्स से कि 12 घंटे असर है उस दवाई का, कई तरह की दवाइयां होती हैं, तो उसका असर 12 घंटे ही रहेगा। अगर हमने अगला नहीं एक भी डोज मिस किया तो उसमें दौरा पड़ सकता है। अब पड़ेगा कि नहीं ये किस्मत है। मेरे पास कई बार मरीज आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमने तो 2 दिन नहीं खाई दवाई, दौरा नहीं पड़ा। फिर मैं उनको समझाता हूं कि ये उस तरीके से है कि जैसे आपने दवाई नहीं खाई, आप रात को दरवाजा खुला छोड़ के सो गए। अब चोर नहीं आया तो चोरी नहीं हुई, बच गए, पर अगर चोर आया तो चोरी हो जाएगी। सो अगर उस दौरान स्पाइक आ गई तो दौरा पड़ सकता है। सो हमें एक भी डोज मिस करने का, दौरा पड़ने का रिस्क हमेशा रहता है। सो उसको रिमाइंडर लगाना चाहिए। आजकल तो फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें रिमाइंडर लगा सकते हैं, हम बताते हैं, सो दैट दवाई मिस ना हो तो अच्छा ही है। जी, तो डॉक्टर साहब, जब कोई मरीज दवाई शुरू करता है तो आम तौर पर कितनी देर में मरीज ठीक होता है? क्या वो पूरी तरह से आम व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है? जैसे मैंने बताया, मैं अप्रोक्सीमेट नंबर्स बताऊंगा। उसमें ये है कि जैसे हम दवाई शुरू करते हैं, तकरीबन एक दवाई से या कई बार 2 दवाई से 2/3 लोग से 70% तक के करीब पूरे कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, अराउंड ये 30% के आसपास लगा के चलिए, कई बार पूरी तरह कंट्रोल नहीं होते, तो उसको हम रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कह देते हैं। सो पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी जो है फुल्ली कंट्रोल हो जाते हैं, दे कैन लिव नियर नॉर्मल लाइफ। देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि कई क्रिकेटर हैं, कई बड़े मशहूर लोग हुए हैं, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की है एपिलेप्सी पेशेंट होने के बावजूद। सबको आता रहता है मीडिया में आजकल, तो वो हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन जरूर रखेंगे। वो डॉक्टर बताएंगे, मिर्गी के हिसाब से है, कोई बड़े है, दौरा छोटा है, कई बार के रिस्की एक्टिविटी नहीं हो के नॉर्मली जैसे दौरा पड़ेगा या रिस्की एक्टिविटी करते टाइम पड़ा, कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, कोई भी रिस्की एक्टिविटी करे, उसमें चोट लगने का रिस्क ज्यादा है। तो ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, पर वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो स्पेसिफिक है एक मरीज के लिए। तो जो रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर बताए उसको छोड़ के बाकी जो अलाउ करते हैं, हम कम से कम रिस्ट्रिक्शन रखने की कोशिश करते हैं आजकल। जी, आमतौर पर किस उम्र में मिर्गी रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है? सबसे ज्यादा बचपन में होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया बचपन में कई बार इन्फेक्शन हो गया, बच्चा बड़ा हो रहा है, या कुछ जैसे वो नेटवर्किंग में कुछ इश्यू है, या कुछ ऐसी मिर्गी होती है जो बचपन में आके 17-18 साल तक चली भी जाती है अपने आप। सो द पीक है जो बचपन में एक पीक होती है, एक थोड़ी ओल्ड एज में जाके थोड़ी पीक आती है, जिसमें कि जहां पे हमारे स्ट्रोक्स, ट्यूमर्स, चोट ये थोड़ा बढ़ जाते हैं। सो ये 2 पीक्स हैं। मेन जो है यंग एज में ज्यादा होता है। कोई व्यक्ति एपिलेप्टिक है तो उसको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उसको कोई और किसी तरह का कोई खतरा ना हो? देखो, सावधानी तो इसलिए रखनी कि दौरा ना पड़े। दौरा पड़ेगा एपिलेप्सी में, मिर्गी में, तभी नुकसान होगा। तो एक तो दवाई का हमने ऑलरेडी बात कर ली, दवाई नहीं मिस करनी है, उसको लगातार लेना है। कुछ प्रोवोकेटिव फैक्टर होते हैं, जैसे कि बिल्कुल कम अगर नींद लेंगे, सो कम नींद का जिनको मिर्गी होती है उनको सीजर होने का चांस बढ़ा देती है। अल्कोहल लेना रिस्क बढ़ा देती है, और कोई भी जैसे नशे होते हैं उससे, और कुछ तरह की मिर्गी है वो डॉक्टर बताएगा। स्ट्रोब लाइट नहीं होती, डिस्को लाइट जिसको बोलते हैं, उनसे भी प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। सो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि कुछ जनरल हैं, जैसे मैंने बताया नींद और शराब, और कुछ स्पेसिफिक हैं टाइप ऑफ एपिलेप्सी पे जो डॉक्टर बताएगा। उनको ध्यान रखना है कि दौरा ना पड़े और उससे नुकसान नहीं हो मरीज का।
जी, तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि जब मरीज को दौरा आना होता है तो उससे पहले किस तरह के सिम्टम्स होते हैं ताकि घर वाले पहचान पाएं और उसको रोका जा सके? ये जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च अगर मिर्गी बड़ी चीजों में दवाइयों की भी हो रही है, जो रेजिस्टेंट है उसको कैसे ट्रीट करना, बट एक अहम मुद्दा जिस पे रिसर्च चल रही है कि एपिलेप्सी प्रिडिक्ट कैसे करें दौरा। क्योंकि अगर हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, मरीज को लिटा सकते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, उसको वो रिस्क से परे हो सकता है, या दवाई एक्स्ट्रा खा सकता है। एक्स्ट्रा कुछ दवाई जो होते हैं, स्प्रेज आते हैं कई बार कि जो जल्दी असर कर जाते हैं, नेजल स्प्रे भी हैं, तो वो ले सकता है। लेकिन अभी तक उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है। लगे कंप्यूटर एल्गोरिदम भी बन रहे हैं उसको, और बड़े सारे पैरामीटर देख के वो बना रहे हैं, तो बन जाएगा किसी न किसी दिन। उससे शॉर्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। कई दौरे में बिल्कुल वार्निंग नहीं होती, कुछ में वार्निंग होती है। जैसे एक तरह का बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब से आता है एक दौरा, उसमें कई बार मरीज को अजीब सी स्मेल आती है, या जैसे पेट में से कुछ उठ रहा है ऊपर को, वो फीलिंग होती है, उसको ऑरा बोलते हैं। वो एक तरह का छोटा दौरा ही है, लेकिन वो ऑरा पहले आता है फिर दौरा आता है। या कुछ मरीजों को प्रीमोनिशन जिसको बोलते हैं कि कुछ अजीब सी फीलिंग है, स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, उस दिन मेरे को सुबह से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आज कुछ होगा, और दौरा पड़ जाता है। उसका कारण एग्जैक्ट क्या है वो पूरी क्लैरिटी नहीं है। मे बी कुछ बॉडी में चेंजेस आती हैं जिसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीजों को छोड़ के प्रिडिक्ट करना दौरा बड़ा मुश्किल है मरीज के लिए या फैमिली के लिए। तो डॉक्टर साहब स्ट्रेस का कितना रोल रहता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है रमेश जी। स्ट्रेस का रोल इतना है इसमें कि स्ट्रेस से मिर्गी नहीं होती, स्ट्रेस से मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको मिर्गी की बीमारी है उसको अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है तो ये एक दौरा प्रेसिपिटेट होने का या दौरा का फ्रीक्वेंसी बढ़ने का कारण हो सकता है। सो ये स्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन है मिर्गी के अंदर। जी, डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। तो मिर्गी का जो दौरा है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है? बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता है, आप हमारे सुनने वालों को बताइए। बिल्कुल, कई तरह के दौरे हैं जिससे बचा जा सकता है, और मैं बताता हूँ। कुछ हैं जैसे मैं बोला, जैसे अगर ब्रेन में सर्किट में कुछ इश्यू है जिसमें कि ट्रांजिएंट प्रॉब्लम आई है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो कई तरह के होते हैं, उसमें उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हम, लेकिन कुछ चीजें हैं प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड बर्थ होते हैं, बड़ा क्रिटिकल टाइम है, तो अगर सेफली नहीं होगा या प्रोफेशनली ठीक तरह नहीं किया जाएगा तो उसमें ब्रेन में थोड़ा डैमेज हो सकता है। अगर पूरा बच्चे ने एकदम से सांस नहीं लिया तो वो डैमेज से मिर्गी बाद में हो सकती है, तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं, चाइल्ड बर्थ सेफ हो। ड्राइविंग रूटीन में आजकल हम देखते हैं कितना रैश ड्राइविंग, सबको स्पीड बहुत हुई है, और कई बार हम हेलमेट भी नहीं पहनते हैं, तो हेड इंजरी इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉज। अगर हम सेफ ड्राइविंग रूल्स फॉलो करें और सब कुछ करें तो उससे अगर हमारी हेड इंजरीज कम होती हैं तो उस टाइप की एपिलेप्सी से प्रिवेंशन हो सकता है। एक जैसे मैंने बोला बड़ा कॉमन कारण है यहाँ पे जो टेपवर्म का जो होता है ना, इन्फेक्शन ब्रेन में चले जाता है, तो वो अनहाइजीनिक फूड से होता है, जो कि फूड में मिक्स हो जाता है। यूजुअली जैसे ओपन एरिया में टॉयलेट होता है, टॉयलेट से उसमें फूड में चले जाता है, तो उसमें प्रिवेंशन ये कर सकते हैं कि उस जो खाना है कच्चा, खासकर पकाने से, पूरा पकने से वो मोस्टली जो है सिस्ट जो मर जाती है। लेकिन जो कच्चा खाना है, जैसे हम सलाद खाते हैं या फल फ्रूट खाते हैं, उसको अच्छी तरह धो के छील के फिर खाना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी सफाई जो है खाने की, खासकर कच्चे खाने की जो है, उससे ये काफी कंट्रोल में आ सकता है सिस्टम। तो ये चीजें हैं जो इस टाइप की जो मिर्गियां हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं काफी हद तक। जी, बहुत से लोगों की मिर्गी जो है वो कंट्रोल हो जाती है दवाइयों से, आपने बताया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मिर्गी कंट्रोल नहीं होती है। हाँ, सो जो मैंने बताया तकरीबन 1/3 या 30% के करीब जिनको एक या दो दवाई से कंट्रोल नहीं होती है, उसको हम रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। बेसिकली जो दवाई को असर पूरा नहीं कर रही है, कम हो गए हैं, हो सकते हैं पूरे नहीं कंट्रोल हुए, तो उनके लिए इलाज है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इलाज है आजकल, जो सब में नहीं हो पाता लेकिन कईयों में उससे काफी बेनिफिट मिला है, उसको सर्जरी बोलते हैं, एपिलेप्सी सर्जरी। तो उसमें क्या होता है, इट्स टीम एफर्ट होता है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, साइकोलॉजी, न्यूरोरेडियोलॉजी, साइकाइट्री, ऐसे सोशल वर्कर, ये सारी टीम होती है। तो उसमें हमारा जो है एपिलेप्टोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है कि ढूंढना कहाँ पे दौरा पड़ रहा है। तो ये प्रोग्राम जैसे हमारे पीजीआई में चलता है, कुछ कुछ बड़े अस्पतालों में होता है, उसमें हम जिसको कहे ना स्पाई वर्क करते हैं, या उसमें कि ढूंढते हैं कि दौरा कौन सी जगह से पड़ रहा है। और अगर हमें वो सारे टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट करते हैं उसमें अगर पकड़ा जाए तो फिर हमारे सर्जन जो है उसको
को जाके निकाल सकते हैं। तो उसको एपिलेप्सी सर्जरी बोलते हैं। तो अगर हमें ठीक तरह पकड़ा जाए तो उसमें कंट्रोल होने की काफी हाई चांस रखते हैं, 60, 70, 80%, इवन हायर, जो कि उन लोगों में दवाई से काफी कम चांस रहते हैं जिनको 2-3 दवाई से नहीं हुआ। सो ये बड़ा एक है। इसको मैं कहना इसलिए चाहता हूँ इसको कि यहाँ पे जिसके दौरे कंट्रोल नहीं है उनको ऐसी जगह बड़े सेंटर में जरूर जाना चाहिए जहाँ पे ये सारी टेस्टिंग हो सके कि बाय चांस वो अगर एपिलेप्सी सर्जरी के कैंडिडेट में आते हैं तो उनका फायदा हो सके जी। बाकी कुछ और मोडालिटीज हैं, जैसे कुछ डाइट होती है, स्पेशल डाइट, या कुछ स्टिमुलेटर भी आते हैं जैसे पेसमेकर, उनकी वैल्यू है, पर एपिलेप्सी सर्जरी का जो क्यूरेटिव रेट है वो सबसे हाई है। स्पेशल डाइट की आपने बात की, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। इसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। ज्यादातर ये बच्चों की जो मिर्गी होती है वो बच्चों वाले डॉक्टर यूज करते हैं। उसका कंपोनेंट एग्जैक्ट तो नहीं हम डिस्कस कर पाएंगे। सो ये एडल्ट्स में थोड़ा कम यूज होती है, पर एडल्ट्स में भी यूज की जा सकती है। तो ये स्पेशल डाइट फॉलो अगर करें तो उसमें मिर्गी के दौरे जिनमें कंट्रोल नहीं है वो थोड़े कम हो सकते हैं। ये जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि 13 फरवरी को यानी कल इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया, तो किस तरह से आप लोगों ने जागरूक किया आम पब्लिक को? एक तो अपने जैसे ओपीडी में जागरूकता करने की कोशिश करते हैं, और हमने रिसेंटली वेबिनार किए जिससे कि जो इंटरनेट सेवी लोग हैं हम उसको मैसेज स्प्रेड कर देते हैं। सारे जो डॉक्टर, जैसे एक एरिया के डॉक्टर, अपने मरीजों को लिंक दे देते हैं, उस पे ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। और एक स्पेशल इवेंट्स भी करते हैं, हम रेगुलरली करते रहते हैं। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर हमने एक पेशेंट इवेंट जहाँ पे लाइव पेशेंट्स आए और उन्होंने उसके बारे में सारी जानकारी दी गई। सो ये काफी जागरूकता बड़ी जरूरी है। तो इन सब चीजों से हम जागरूक करते हैं। जी। जो दौरे आते हैं मरीज को, उनकी फ्रीक्वेंसी घटाई जा सकती है या उन पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है किसी दवाई से? ऐसा कभी पॉसिबल है? मेन जो हमने दवाइयां की वो सेम ही इलाज है। जो दवाई है उससे कईयों में कम हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, कुछ में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सो ये जो मेन इलाज है दवाइयां, वो इसी चीज के लिए है कि जिसमें कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए या रुक जाए। सो हमारे पास कुछ तरीके की दवाइयां हैं, वो सेम ही दवाई जो हमने पहले बात की। जी। तो डॉक्टर साहब, आज क्योंकि बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते एपिलेप्सी के बारे में हमारे सुनने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो सुन रहे हैं मरीज या उनकी फैमिली, उनको बताना चाहता हूं कि ये जैसे और बीमारियां हैं वैसी ही एक बीमारी है, वैसे ही इलाज होता है। दौरा थोड़ा जैसे हिलता है मरीज तो उससे हम डर जाते हैं, इससे डरना नहीं है। ये बिल्कुल दूसरी बीमारियों की तरह है, इसका भी इलाज होता है। जो मरीज हैं उनके लिए है कि अगर मरीज अकेला हो जिस टाइम, तो उसके आसपास कोई नहीं उसको प्रीमोनिशन या ऑरा हो रहा है कि दौरा पड़ने वाला है, जैसे कि कुछ लोगों में होता है, तो वो क्या कर सकता है कि उसको नुकसान कम हो। उसमें 2-3 चीज कर सकते हैं। एक तो बेस्ट है अगर किसी को बुला सकते हैं आवाज लगा के कि अगर दौरा बड़ा पड़ता है तो आसपास कोई हो तो अच्छा है। लंबा दौरा पड़ रहा है, जैसे डॉक्टर को बुलाना है, तो किसी को जो भी कॉल कर सकते हैं, शाउट कर सकते हैं, कर लो। लंबा टाइम है तो कॉल कर लो फोन पे। दूसरी चीज है अपने आप को सेफ करना। बाय चांस पानी के पास खड़े हैं, आग के पास खड़े हैं जिसमें कि गिर के चोट लग सकती है, वो अपने आप को पीछे कर लो। अगर कहीं लेट सकते हैं, क्योंकि गिर के तो चोट लग सकती है, अपने आप को थोड़ा सेफ जगह पे जो है लेट जाओ, परे होके। हम ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेशन पे खड़े हैं, पटड़ी के पास, हम वैसे ही बताते हैं उनको। ये जो प्रिकॉशन बताते हैं ना, उसमें ये जो रिस्की एक्टिविटी में ये भी आता है कि जैसे आप ट्रैवल करते हैं, आप थोड़ा बिल्कुल एज से परे खड़े हो कि जो आप गिर के चोट नहीं लगे, या आप रेलवे स्टेशन पे तो पटड़ी से दूर खड़े हो कि अगर आपको दौरा पड़े तो चोट नहीं लगे। यही चीजें हैं कि थोड़ी रिस्की एक्टिविटी से थोड़ा अपने आप को दूर कर लो, और वैसे भी दूर रखो। जब आप खड़े ही हो तो प्लेटफॉर्म में ये आदत ही डाल लेनी चाहिए कि जब मुझे अगर बाय चांस मुझे दौरा पड़ता है तो मुझे ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे मुझे रिस्क कम से कम हो। तो ये चीजें मरीज कुछ कर सकता है अपना जो रिस्क को कम करने का, अगर दौरा पड़ने ही पड़ने वाला है, अगर और कुछ नहीं कर सकते, या फिर जैसे हमने बताया वो जो डॉक्टर किससे डिस्कस कर सकते हैं अपने। कुछ आजकल नेजल स्प्रे आए हैं। नेजल स्प्रे क्या है कि वो जल्दी से असर करता है, उतना नहीं कि जितना डॉक्टर इंजेक्शन है, लेकिन डॉक्टर तो हमेशा होता नहीं है हमारे पास। तो ये स्प्रे इसलिए बना है कि जो गोलियों से काफी तेज है, इंजेक्शन से थोड़ा सा कम है, तो जिसको बार बार दौरे पड़ रहे हैं, जैसे एक दौरा पड़ा है उसके बाद बार बार, कई मरीजों को 10-10 इकट्ठे पड़ते हैं ज्यादा दौरे, तो वो स्प्रे ले सकते हैं। तो जो स्प्रे की रिकमेंडेशन वो तो डॉक्टर ही देंगे, सारा समझाएंगे, पर मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि ऐसे स्प्रे अवेलेबल हैं जिससे कि फास्ट हो सकता है। तो इसी तरीके अगर मरीज को 1-2 मिनट पहले पता लग जाता है दौरे का होने वाला है, तो अपना नेजल स्प्रे ले सकते हैं, जिससे कि दौरे का जो चांस है
कि वो दौरा रुक जाए और ना ही पड़े। जी, दवाई को मत रोकिए। दवाई चलने से काफी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहती है अगर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन दवाई बंद करने से दोबारा दौरे पड़ने से प्रॉब्लम हो सकती है। सो उसको दवाई को अपना दोस्त मानिए, बीमारी को दुश्मन मानिए, दवाई को दुश्मन नहीं मानना है। ये मैं अपने मरीजों को हमेशा कहता हूँ। मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, बच्चे काफी स्वीट होते हैं, तो कहते हैं मैं क्यों बेटा बंद करना चाहते हो, बोलते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ या बोर हो गई हूँ दवाई खा खा के। तो मैं उनको ये बताता हूँ, मैं कार्यक्रम के शुरू में बताया कि मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन इसको अपने दिमाग को थोड़ा ट्विस्ट करो, थोड़ा करो कि जैसे कब से रोटी खा रहे हो, तो बोलते रोटी तो जब से पैदा हुए तब से खा रहे हैं। मैंने कहा बोर हुए नहीं, तो मैंने कहा इसको रोटी समझ के खा लो। आपके मन में है कि दवाई खा रहा हूं इसलिए आपको हमेशा वो खलता रहेगा। अगर लंबी खानी है उसको रोटी समझ के दवाई खाते रहिए, तो उसको बंद नहीं करना। दूसरा है कि अपना मनोबल ऊंचा रखना है। जैसे हमने डिस्कस किया, काफी लोग अपनी रूटीन नॉर्मल लाइफ लेते हैं, स्पेशली अगर आप प्रॉपरली दवाई ले रहे हो, साइड इफेक्ट नहीं है, कंट्रोल्ड है, तो उसको अब ज्यादा स्टिग्मा नहीं लगाना। अपने आप को नॉर्मल की तरह समझिए, सिर उठा के जियो, अपनी दवाई लगातार लो, और खासकर जब आपकी कंट्रोल्ड है बीमारी और दवाई अगर लंबी भी चल रही है, आप अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव कर सकते हो विद द फ्यू प्रिकॉशन जो मैंने बताई, उसके छोड़ के हम ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपने मिर्गी रोग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकारी देके। शुक्रिया रमेश जी। दोस्तों, एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज हम मिर्गी रोग के बारे में बात कर रहे थे। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रेम सिंह ने। अब आज का एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। FM Lifeline, Lifeline, Lifeline.